सार्थक चर्चा तो पहले हमने देखी, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, एक बड़ा एक्सपीरियंस राजनीति का इनके पास, तो कुछ पॉलिटिकल सवाल भी होंगे। और जैसे कहा कि विकास की बात की तो मंत्री जी हैं, लेकिन आपसे भी होंगे सर, आप भी कृषि मंत्री रहे हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी भी रही है और आगे भी रहेगी, ये उम्मीद है हमें। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल मैं दाग ही देता हूं, बहुत साधारण सा सवाल सर। पहला, मौजूदा जो राजनीति चल रही है हरियाणा की, इसको लेकर ओपी धनखड़ क्या सोचते हैं? एक इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं और रोजाना बयानों से भी आपका कोई विरोधी बयान देता, फिर प्रतिक्रिया भी आपसे मीडिया कर्मी लेते हैं, सोच समझ के बोलना ही पड़ता है। लेकिन आजकल की जो राजनीति है, वाकई में आपको लगता है कि सही दिशा की ओर आगे बढ़ रही है? खासकर हरियाणा की राजनीति, उसमें आपको लगता है कि जनता का भला करने के लिए नेता बयान दे रहे हैं या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित है सब कुछ? देखिए, बदलते हुए परिदृश्य को देखना, 2014 से पहले मेरे साथ नए पंचायत मंत्री हैं। पिछले टर्म में मैं पंचायत मंत्री था, शिक्षित पंचायतें नहीं थी। एक दौर उनका चला गया है, अब दूसरा दौर चुनाव का शुरू हो गया है, फिर से शिक्षित पंचायतें आएंगी और हरियाणा इसमें एकमात्र राज्य है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हरियाणा सरकार ने ये लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर लड़ी और जितना बड़ा उसके कारण से बदलाव आया, पंचायतें 33 साल की उम्र की औसत उम्र थी 33 साल पंचायतों की जब पहली शिक्षित पंचायतें बन के आई थी, और बड़े अच्छे काम उन्होंने अपने समय में किए। और मैं कहूँगा कि अभी दूसरा दौर उनका शुरू हो रहा है। अभी अक्टूबर में कुछ 10-9 जिलों में बनेंगी, फिर आगे कुछ और बनेंगी, तो मुझे लगता है दूसरी पारी में वो अपना और बेहतर करेंगे। जब मैं पंचायत मंत्री था उस समय खुले में सोच मुक्त ये विषय शुरू हुआ था। उससे पहले हमारी स्थिति ये थी कि बटेऊ भी आ जाता तो कहते थे चल बटेऊ उठा बोतल तने घुमा लाऊं, लेकिन आज वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को बहुत बड़ी सुविधा मिली है। एक ग्रामीण क्षेत्र में एक जिम्मेवारी रहती थी महिलाओं पर ईंधन की। मैंने अपने घर में भी देखा, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बहुत लोग बैठे हैं। जैसा आज का मौसम है, ऐसा मौसम हो जाता तो हमारी माँ कहती थी भाई लकड़ी अंदर रख लो, ठांसरे भीतर रख लो, मैं गोसे ले आती हूँ, केवरा कै दिन का झाड़ लग जाएगा। लेकिन मोदी जी ने जब हर घर में गैस भेजी, उज्ज्वला की, अब वो चिंता महिलाओं को नहीं है, गैस भरी जाए ये चिंता पुरुषों को है। जिम्मेवारी भी शिफ्ट हुई और उस चिंता से राहत मिली। हर घर में नल से जल। हरियाणा उन राज्यों में से है, मैं बधाई भी दूंगा सरकार को, कि जो इसको सबसे पहले पूरे करने वालों में है। नहीं तो पानी चाहे 1 किलोमीटर से दूर से हो, चाहे 2 किलोमीटर दूर से हो, चाहे शहर की महिला हो, चाहे गांव की महिला हो, सबको अपने सर पे रख के लाना पड़ता था। और कुछ बच्चे तो मेरे जैसे शरारती होते हैं, मुझे याद है मैं तो अपनी माँ की गोद में चढ़ जाता था, टोकनी जब उसके सर पे होती थी तब भी। बड़ा बदलाव है। हम ये देखते थे कि गरीब आदमी इलाज कराने में संकोच करता था कि बच्चों पे कर्ज हो जाएगा, और वो कहता था यहीं हरे पत्ते की गोली ले लूंगा, लीले पत्ते वाली गोली ले लूंगा। आयुष्मान का कार्ड मोदी जी ने बनाया, मनोहर लाल जी ने उसने डबल करने का फैसला किया। आज वो अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करा पाता है। तो हम केवल उपलब्धियों की चर्चा करते नहीं है, हमने बदलता हुआ हरियाणा दिखाया है लोगों के सामने, और 100% के साथ बदलता हुआ दिखाया है। कि जो बातें मैं कह रहा हूं, आपने कोरोना के योद्धाओं का सम्मान किया, आप ऐसा आदमी नहीं ढूंढ पाएंगे जो वैक्सीनेट नहीं हुआ हो, 2 वैक्सीन नहीं लगवाई हो। उसका प्लेटफार्म भी, सबके पास अपनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट है। इतना बड़ा प्लेटफार्म, इतना बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान, इतनी सिरंजें, हम तो आबादी इतनी बड़ी है कि
कई कई मुल्क बुला के पूरी नहीं होती, और उसके बाद भी हम सब बिना मास्क के बैठे हैं, और अभी अभी कभी कभी हम बाइडेन को भी मास्क के साथ देखते हैं। तो ये जो ताकत भारत की बनी है, जिसको जहाँ केंद्र ने फ्री वैक्सीन करने का निर्णय किया और यहाँ की सरकारों ने उसको इम्प्लीमेंट किया, मैं कहता हूँ कि ये बड़ी चीज़ें हैं जो हमने अपने समय में अपने सामने घटित होते हुए देखी हैं, बदलाव होते हुए देखे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सरकार अपने सही रास्ते पर है। सरकार किस प्रकार से चीज़ों को डिलीवर कर सके, मोदी जी ने कहा बाइडेन से बात करते हुए कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। बहुत वर्षों तक यहाँ शक रहता था, क्या डेमोक्रेसी में चीज़ें नीचे तक पहुँच सकती? राजीव गांधी ने खुद कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करने वाले भी थे कि लोकतंत्र हमने अपना तो लिया है, लेकिन चीज़ें आखिर तक नहीं पहुँचती है। मुझे याद है कि गीत हम गाते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुँचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त फिर भी थके पंछियों के परों में न पहुँचा। लेकिन आज हर घर में उजाला भी है और उज्ज्वला भी है। ये बदला हुआ भारत, ये बदला हुआ हरियाणा हम अपने सामने देख रहे हैं, और उस बदल को और तीव्रता के साथ कैसे चीज़ें लोगों तक पहुँचें, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचें, इसके काम में हम जुटते हुए देखते हैं। सरकारों को पीपीपी कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनकी आमदनी कम है उनके लिए मेले लगाए जा रहे हैं, किस तरह से वो और अपनी आमदनी को और आगे बढ़ा के चल सकते हैं। पंचायतों के लिए पोर्टल खोल दिया है कि आप खुद ही अपनी मांग भरिए, शहरों के लिए खोल दिया है। तो ऐसे जो बदलाव कर रही है सरकार, अभिनंदनीय है, और मुझे लगता है कि तेजी के साथ हम उस रास्ते पे हैं। बहुत सारे मामलों में हम सबसे अच्छे राज्य हैं। आपने कृषि मंत्री का जिक्र किया, सभी फसल खरीदने वाले हम राज्य हैं। फसल नहीं खरीद पाते तो हम उस पर भावांतर भरपाई से उसका गैप देते हैं, फसलों पर, सब्जी फसलों पर भी देते हैं। हम सबसे अधिक अच्छा बीमा करने वाले हैं। ये 8 साल में जो है 1100 करोड़ रुपए सालाना औसत के हिसाब से हमने कंपनसेशन दिया है। पिछले 10 साल का कुल 1100 करोड़ नहीं है। अभी 8 साल में इतना हम कर पाए हैं कि इतना कंपनसेशन। आप अभी सुधा जी की क्लिप दिखा रहे थे रेवाड़ी रैली की जी, और उसी रैली का मेरा भाषण बहुत वायरल किया जाता है कि ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे। ये तो मुझे याद है, आप यहाँ बहुत गांव के क्षेत्र के लोग बैठे हैं, मुझे याद है जब कोई बारिश में ओले पड़ते थे तो माँ कहती थी भाज के तवा मुद्दा मार दे भाई, कि जिससे ओले ना पड़े। लेकिन आज तवा मुद्दा मारने की जरूरत नहीं है। आज तवा मुद्दा मारे तो मंत्रीगण और मुख्यमंत्री मारे, क्योंकि उनके खजाने से पैसे निकलते हैं। तो इसलिए जो आम नागरिक को जो कठिनाई होती थी, उसके कारण से जो उसको जोखिम फ्री किया, उसके पशुओं का भी बीमा किया, उसके खेत का भी बीमा किया, उसकी सब्जी की फसलों का मार्केट में आने का भी बीमा किया, हर तरह से उसको जोखिम फ्री करने का जो काम किया है, ये बदलते हुए समय, इस समय में हम उसको देख रहे हैं। ये बदला हुआ हरियाणा, जोखिम फ्री किसान किस प्रकार से हर फसल की खरीद या उस पर किसी न किसी प्रकार के भावांतर भरपाई का बोनस उस पर हम देखते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हम उन राज्यों में से हैं जो विकास के इस मामले में अग्रणी हैं, और जब ऐसी कोई तालिका बनती है तो उसमें हम पहले नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे नंबर पर होते हैं। लेकिन सर, आपने उपलब्धियां गिनवाई सरकार की, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की। आपने बहुत सी बातें कही, किसानों को लेकर भी, ग्रामीण विकास में आपकी सरकार का क्या योगदान रहा, इसको लेकर भी आपने बातचीत की है। लेकिन विपक्ष को ये सब कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? जब विपक्ष में बैठे नेता है, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेना चाहूंगा इस मंच से, सर्वभौमत्व सुखिना के मूल मंत्र पर तो आपकी सरकार चल रही है, ये आपका दावा है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा फिर ये क्यों कहते हैं कि सरकार नाम की तो चीज ही नहीं है हरियाणा में? बार बार दोहराते हैं, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तब भी ये बात कहनी, कहीं पर अगर कोई बयान देना हो तब ये बात कहनी, और फिर जब मुआवजा देने की बात होती है किसानों को तब कहते हैं कि गिरदावरी भी समय पर नहीं हो रही है, किसानों का भला नहीं कर पा रही है सरकार। ऐसा क्यों? देखिए, हमने, भैया माइक ठीक है ना, हमने ये बात भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को नहीं मनवानी है, नहीं, हमने तो जनता को मनवानी है। और जनता में बदलाव हो रहा है, जनता उसमें से सुखी है। अब भाई आप सब बैठे हो, सबको वैक्सीन लगी है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो वैक्सीनेट, तो हुड्डा साहब को मनवाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप सबके घर में उज्ज्वला की गैस नहीं थी, उन सबके पहुंची है ना, आपकी जानकारी में है ना। हमने तो बड़ी बड़ी जनसभाओं में रुक के मारे हैं,
कि भाई एक भी केस ले आओ, हम आज शाम तक उसके घर पहुंचाएंगे। तो इसलिए इन बातों की हुड्डा साहब से हाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हुड्डा साहब को हम इस विषय का हुकारिया नहीं बनाना चाहते। हुड्डा साहब तो वो प्रतिपक्ष में हैं, और प्रतिपक्ष के नाते से एक सामान्यतः लोकतंत्र में ये स्वभाव बन गया है कि चीज़ों के बारे में उस प्रकार से कहना, एक नया परसेप्शन बनाने का, ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास करना। लेकिन महत्व तब होता है जब लोग उनकी बात सुन रहे हों। तो लोग उनकी बात इन विषयों में नहीं सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं, लोगों को मालूम है वो कहने के लिए कह रहे हैं। इसलिए जनता में जो है वो आपके सामने है। अभी आपने नगर परिषद के पालिकाओं के चुनाव में देखा, वो झज्जर में हार गए, वो बहादुरगढ़ में हार गए, वो गोहाना में हार गए, जिस बात को वो अपना गढ़ बताते थे वो जींद में हार गए, कैथल में हार गए। तो वो आसे पासे कहीं भी जहां आप कहो कि कांग्रेस ये कहती है कि ये तो हमारा क्षेत्र था, हमारा प्रभाव था, लोग हमारी बात सुनते हैं, तो अब उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। और उसमें उनका केवल उनका दोष नहीं है, पूरे देश में ही कांग्रेस की बात अब सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं सुन रहे उनकी बात। गहलोत साहब ने नहीं सुनी उनकी बात। जब घर में ही ऐसी हालत हो जाए तो यहां कौन सुनेगा जी। तो संकट कांग्रेस का उनके नेतृत्व के स्थान का कम होने का है, मुद्दों को सही से नहीं पकड़ पाने का है, मुद्दों को सही तरह से नहीं रख पाने का है। ये संकट कांग्रेस के सामने है, और उस संकट का प्रभाव हरियाणा में भी है। तो इस नाते से स्वाभाविक रूप से वो जो कहते हैं, अब उसमें बात में वजन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो नब्ज पकड़कर उस बात को नहीं कह पाते, और ये संकट पूरी कांग्रेस का है। बीजेपी किसी भी चुनाव को जब लड़ती है तो पूरी शिद्दत के साथ लड़ती है, मीटिंग्स होती हैं और लगातार हम भी कवरेज करते हैं। अभी मीटिंग पंचकुला में आपकी हुई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, आप भी थे। आदमपुर उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, और पंच सरपंच के चुनाव को लेकर भी आपने बहुत मीटिंग्स की हैं। हालांकि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती कोई पार्टी, बहुत कम देखा जाता है, आप भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन जिला परिषद के चुनाव काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वहीं से राजनीति जो शुरू होती है फिर प्रदेश स्तर तक पहुंचते हैं, और ग्राउंड लेवल पर अगर आप मजबूत होंगे तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में आपको फायदा मिलेगा। 2024 पर पूरा फोकस आपका है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव हो। पैमाना माना जाए, अगर ये जिला परिषद के जो चुनाव है आप ये भी शिद्दत से लड़ेंगे तो मान सकते हैं अगर वहां पर जीत या हार होती है उसका आंकलन फिर कहा जा सकता है कि ये सरकार बेहतर काम कर रही है, या फिर सरकार के काम से नाखुश थे लोग, हार जीत का पैमाना। देखिए, आपने शुरू में बहुत अच्छी बात कही। वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेरे पास बूथ अध्यक्ष भी है। 19,786 बूथ अध्यक्ष मेरे पास। जितने बूथ हैं उतने अध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछले 2 प्रदेश अध्यक्षों को तो काम ही नहीं करने दिया। अब तीसरे वाले को कभी पूछना आप आपके कनक्लेव में कितना करने दे रहे हैं, वो सबके सामने है। और फिर नीचे की इकाइयां उसी प्रकार से मार की शिकार होती हैं, अपंगता की शिकार होते हैं जब संगठन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। तो ये कांग्रेस का संगठनात्मक स्ट्रक्चर का संगठन भी है, संकट भी है कि वो इस प्रकार का ढांचा जो उन्होंने पिछले 3 योजनाओं से मैं देख रहा हूं कि जिसको खड़ा नहीं होने दिया है, आने वाले समय में 24 तक कितना कर पाते हैं। दूसरा विषय जो आपने कहा कि ये जो पंचायतों के चुनाव हैं, जिसमें ब्लॉक समिति भी है, पंच भी है, सरपंच भी है और जिला परिषद भी है, सामान्यतः इसमें दोनों प्रकार का मत है, लोगों का हमेशा रहता है। बहुत सारा मत ये था है कि ये तो आपसी भाईचारे पर लड़े जाते हैं, बिल्कुल 2-3 गांव के इकट्ठा होने पर लड़ लिए जाते हैं, गोहांड के कुछ उस पर लड़ लिए जाते हैं। इसमें सामान्यतः पार्टी के लेवल पर विभाजन अभी नहीं होता रहा है। मेरी पार्टी में भी दोनों तरह के मत के लोग हैं। कुछ चाहते थे कि हम जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर जाएं, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, पुरानी परंपरा के हिसाब से हम बिना सिंबल के लड़ें। तो मैंने इसलिए दोनों प्रकार के विचारों को सुनने के बाद और इसको उन पर ही छोड़ दिया है कि हमारी जिला इकाइयां तय करें। जो जिले सिंबल पर लड़ना चाहते हैं वो सिंबल पर लड़ लें, जिनको लगता है कि नहीं, पुरानी परंपरा के हिसाब से भाईचारे का चुनाव है तो उस आधार पर लड़ें तो उस पर लड़ सकते हैं। और जिले अपना अपना फैसला कर रहे हैं। कल 1-2 जिले का फैसला आया है, वो सिंबल पर जाएंगे। कुछ और फैसले आएंगे तो जैसा भी जिला निर्णय करेंगे उसी पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव भारत में त्योहार है और इतने खुश हो जाते हैं लोग चुनाव से कि गजब की खुशी होती है।
और त्योहार भी एक लगभग 20-21 दिन का इतना गजब का त्योहार है। मतलब लोकतंत्र को जितने आनंद के साथ हम लेते हैं, हरियाणा में तो ज्यादा आनंद से लेते हैं। तो पूरे के पूरे जो है लोग इसकी तैयारी में हैं। और ये जो ताड़ी बजा रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव नगर निगम भी है तो इनमें भी खुशी है। बिल्कुल। तो ये जो नगर निगम में भी खुशी है, मुझे मालूम है दोनों नगर निगम के चुनाव यहाँ होने हैं, फरीदाबाद का भी होना है। तो एक अपने आप ही जब चुनाव आता है ना, तो बहुत जोश पॉलिटिकल कार्यकर्ता को चढ़ता है। बिल्कुल। तो वो यहाँ एक आनंद के पर्व के रूप में है। तो चुनाव तो लड़ेंगे, मुद्दा केवल सिंबल और उसका है, तो वो मैंने जिला इकाइयों पर छोड़ा है, जैसा वो तय करेंगे उनके विषय का आदर करते हुए। और मैं इस बात को भी फख्र मानता हूँ प्रदेश अध्यक्ष के नाते, मैं ऐसा निर्णय ले पाया अपनी इलेक्शन कमेटी में। सुधा जी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य हैं और इनको भी फोन पर मैंने कंसल्ट कर लिया था, ये उस दिन पहुंच नहीं पाई थी, कि अपनी जिला इकाइयों को भी इस प्रकार का अधिकार देना कि वो फैसले करें, वो कैंडिडेट चुने, वो निर्णय करें। एक तरह से प्रदेश स्तर का अधिकार हमने जिले के लिए प्रस्थान किया है। और इस कार्य से किया है कि हमारी जिला इकाइयां भी बहुत जिम्मेवारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ और मजबूती के साथ काम करती हैं। तो 2 सवाल और होंगे मेरे। जी, 2 सवाल और होंगे मेरे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़े थे, फिर जीते, फिर जो भी हुआ घटनाक्रम सबके सामने है। लेकिन भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है पार्टी की ओर से, और उनकी इच्छा भी थी कुलदीप बिश्नोई की कि उनके बेटे चुनाव लड़े। ये सब कुछ संगठन के स्तर पर पूरी सहमति के साथ हुआ, और हुआ तो उसका जो परिणाम आने की जो आपको उम्मीद है वो किस तरह की है? एक तरफा चुनाव लग रहा है, टक्कर कांग्रेस पूरी देने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया अपनी ओर से, इनेलो भी अब आ रही है, तो क्या लग रहा है कि ये सीट बीजेपी के पास जाएगी? हालांकि जो कैंडिडेट है वो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और पहले उनके पास सीट थी, लेकिन क्या लग रहा है कि इस सीट को पूरी तरह से हासिल कर पाएंगे? ऐसी रणनीति क्या आपकी? एक बात का उल्लेख तो आपने अपने सवाल में कर ही दिया है कि बीजेपी में निर्णय सहमति के साथ ही होते हैं। बीजेपी पार्टी ऐसी है कि जिसमें विमर्श खूब होता है और खुल के होता है, सब अपनी बात कहते हैं और बात कहने के बाद अध्यक्ष को आखिरी बात कहने का हक देते हैं। तो मत अनेक निर्णय एक, ये हमारी परंपरा है और उसमें विमर्श में हम कोई कमी नहीं छोड़ते। तो बहुत अच्छे से विमर्श करने के बाद सब सहमति से इस निर्णय पर पहुंचे। एक 29 साल के नौजवान को, अच्छे शिक्षित नौजवान को, जिसको एक लोकसभा का चुनाव लड़ने का अनुभव भी है, तो उसको इस मैदान में उतारें। हमने उतारा है और परिणाम दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह से हैं और बहुत अच्छी मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव जीत कर आएगी। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है और ये आपके सवाल में भी साफ दिख रहा है, क्योंकि आपने सवाल करने में जितना समय लिया, उत्तर देने में मैंने उतना समय नहीं लिया। ठीक है सर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो परिवारवाद की बात करती है बीजेपी की, कांग्रेस में परिवारवाद है, फिर ये परिवारवाद क्यों नहीं है कि एक पिता चाहता था मेरे बेटे को टिकट मिले और बीजेपी को मानना पड़ा? ये देखिए, इसमें अंतर आपको समझना पड़ेगा। अंतर क्या समझना पड़ेगा कि वहां का परिवारवाद क्या है कि पिता भी है, पिता एमएलए है, बाप एमपी है, कभी मां नेता है तो कभी जो है पुत्र नेता है, या दोनों ही मिलकर निर्णय कर रहे हैं केंद्र स्तर पर। या ऐसा नहीं है, या ऐसा है कि पिता अब नहीं है, वो कोई दायित्व उन पर नहीं है। हम किसी सांसद के बेटे को, वर्तमान सांसद के या वर्तमान विधायक के पुत्र को टिकट नहीं दे रहे। अभी कुलदीप बिश्नोई आपकी तरह और मेरी तरह एक साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए भव्य बिश्नोई को टिकट दे रहे हैं। तो इसकी तुलना आप उस परिवारवाद से नहीं कर सकते कि पिता भी गद्दी पर ही है, फिर पुत्र भी है, फिर भाई भी है, भतीजा भी है। ये उस प्रकार का परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत कड़ी है और हरियाणा के बहुत सारे निर्णय आपके सामने हैं, मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। ठीक, अंतिम सवाल है मेरा। पंचायत मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, ग्रामीण विकास विभाग इनके पास है। अभी राष्ट्रपति से अवार्ड लेकर आ रहे हैं
और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ग्रामीण में हरियाणा ने बहुत बेहतरीन काम किया है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे विभाग को, जब से देवेंद्र बबली जी ने भी संभाला है कार्यभार अपना और कई तरह के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूं, प्रशंसा करता हूं और बहुत अच्छा काम करते हैं देवेंद्र बबली, अभिनंदनीय है। और इनको स्वच्छता का जो अवार्ड मिला है उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और आपको बता दूं, जब ये पुरस्कार शुरू हुए, पहला अवार्ड भी हरियाणा को मिला था जब मैं पंचायत मंत्री था, और दूसरा अवार्ड जो दूसरे साल का जो अवार्ड था उसमें हम दूसरे नंबर पर रहे थे। नॉर्थ इंडिया में पहले रहे थे, पूरे भारत में दूसरे नंबर पर रहे थे। तो हरियाणा को स्वच्छ बनाने की, साफ सुथरा बनाने की जो पहल शुरू की गई थी, देवेंद्र बबली जी उसको बहुत अच्छी तरह से आगे ले जा रहे हैं और मुझे लगता है और आगे बढ़ाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया आपने और इस चर्चा में कई सवाल रहे, पॉलिटिकल भी और साथ ही कुछ विकास के मुद्दों को लेकर भी, सरकार को लेकर। इतना थोड़ा सा चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली एक बार ओपी धनखड़ जी के लिए। थैंक यू सर।